प्रदेश में नवगठित 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनावी नतीजे मंगलवार को आने जा रहे हैं। इस चुनाव परिणाम में जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के 510 वार्ड और 2238 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हालांकि परिणाम से पहले ही सत्ता में काबिज कांग्रेस और विपक्षी में बैठी भाजपा, दोनों की पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। एक और कांग्रेस सरकार के 22 महीने की उपलब्धियों को लेकर जीत मना रही है, तो वहीं भाजपा सरकार की नाकामियों के नाम पर अपना दावा कर रही है। उधर चुनावी नतीजों से पहले ही प्रदेश भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। पहले जयपुर हेरिटेज और अब जयपुर ग्रेटर प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। हालांकि इस बार भी भाजपा ने बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है। वहीं बाड़ेबंदी को लेकर भाजपा नेता और प्रदेश सरकार पर अपने प्रत्याशियों की सेंधमारी का तर्क दे रहे हैं। हमने देखा है, जिला प्रमुख के चुनाव में भी देखा है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षण के साथ साथ ये हमारी सजगता और सतर्कता भी है कि राजस्थान की सरकार जो हथकंडे अपना रही है, उन हथकंडों से भी अपने कार्यकर्ताओं को बचा सके। ये बाड़ेबंदी शब्द ठीक नहीं है। हम हमारे पार्षद बनने वाले हैं, उन सबका प्रशिक्षण करवा रहे हैं और उनका पूरा प्रशिक्षण कराने के बाद हम चाहेंगे और अपेक्षा करते हैं कि वह जनता की सेवा ठीक प्रकार से करें। दरअसल राजनीति में बगावत, खरीद फरोख्त और सेंधमारी का डर हमेशा रहता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम पार्षद प्रत्याशियों की भी बाड़ेबंदी करने लगी है। 2015 की तरह इस बार भी प्रदेश भाजपा ने अपने पार्षद प्रत्याशियों की नतीजों से पहले ही बाड़ेबंदी कर दी है। हालांकि 1.5 साल पहले ही बाड़ेबंदी के बावजूद भाजपा सेंधमारी का शिकार हो चुकी है। भाजपा के बागी विष्णु लाटा कांग्रेस और निर्दलीयों के समर्थन से जयपुर के मेयर बने थे। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 2018 में भाजपा जयपुर नगर निगम में अपनों की बगावत और कांग्रेस की सेंधमारी का शिकार बन चुकी है। ऐसे में प्रदेश भाजपा अपनों की बाड़ेबंदी कर अपनों की बगावत रोकने के साथ ही कांग्रेस की सेंधमारी से अपना किला मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि भाजपा की यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे निकाय चुनाव अब जिस घड़ी का इंतजार, यानी कि परिणाम क्या होंगे इस पर सबकी निगाह हुई है और वह आ भी चुकी है। शहर 6 बोर्ड यानी निगम का गठन होना है और अगर बात तीनों शहरों की भाजपा काफी है खोने के लिए, लेकिन सत्ता में और काफी मायने लिए और इसमें कोटा क्रांति धारीवाल जो मिनिस्टर सरकार और बिरला लोकसभा और निश्चित रूप से एक मायने रखते हैं, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो। और इसी तरह से जो अगर बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका गृह शहर है और वहां तो केंद्रीय मंत्री चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर कैलाश चौधरी हो। इसी तरह से बात जयपुर की कर लीजिए, जयपुर में सरकार का सारे नुमाइंदे मौजूद हैं और लेकिन अब परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे, किस झोली में जाएंगे, देखना ये होगा। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में उमेंद्र दादी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, भाजपा से पंकज जोशी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं और आरएलपी से राजेश मांडिया जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा जी। चुनाव रोचक रहा, डिवीजन हुआ है और संकल्प पत्र और विजन डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से पेश किए गए। आरएलपी की अपनी भूमिका अदा करने के लिए मैदान में उतरी हुई है और कई जगह पे चुनाव भी लड़ाया उन्होंने। बीएसपी ने भी कुछ जगह पे चुनाव लड़ाया है। तो मुकाबला तो रोचक है, हर चुनाव का ही रोचक मुकाबला होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पार्षदों पे डिपेंड रहेगा मेयर या फिर हाइब्रिड सिस्टम का कोई फायदा ले सकता है? देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष जाट समाज से हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं जीतेगा भी जाट और हारेगा भी जाट। ये एक संदेश जाएगा राजस्थान में। कांग्रेस के अध्यक्ष भी जाट है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जाट है। आरएलपी वो तो सुपर जाट है। हाँ। इसलिए उनको मैं सुपर जाट मानता हूं। इसलिए यहां बात ये आती है कि पहली बार जयपुर में 2 नगर निगम बने हैं, ऐसी कोटा में और जोधपुर में 2 नगर निगम बने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर के मतदाताओं ने देख लिया कि भाई हमको यहां ओबीसी महिला वर्ग का हमको महापौर मिलेगा, इसलिए ज्यादा जोर आजमाइश उप महापौर के लिए हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो उप महापौर बनने के लिए सक्षम है या उनकी मन में उप महापौर बनने की, जैसे कई लोग ऐसे जो विधायक बनने की कोशिश में थे लेकिन उनको इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ाया। जितेंद्र सिंह माने कई लोग जिनके कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही हैं। अब बात यह आती है कि ये चुनाव उप महापौर पे अधिक केंद्रित हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अब बाड़ाबंदी, जिसको इनकी पहले से हमेशा होता है, बाड़ाबंदी या इनका प्रशिक्षण शिविर या हम कह सकते हैं अभ्यास वर्ग, जो भी है वो होने की तैयारी में। कांग्रेस ने कह दिया कि हम कोई बाड़ाबंदी या किसी प्रकार का शिविर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में सरकार और विपक्ष की भी एक के सामने चुनौती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देखना है कि अपने गृह क्षेत्र में दोनों निगमों को किस प्रकार से जिता खिलाते हैं, बनाते हैं। इन सबसे यह हो गया कि मैं कह सकता हूं आने वाले विधानसभा चुनाव का ये अभ्यास वर्ग कह सकते हैं या उनको हम कह सकते हैं 6 परीक्षा कह सकते हैं। अब यदि मानिए इसमें कांग्रेस यदि बहुमत में आती है तो ये माना जाएगा कि सरकार के कामकाज पे एक मोहर लगी है। यदि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि जनता में उनके प्रति असंतोष है। यानी एक प्रारंभिक हम ये कह सकते हैं कि 6 परीक्षा हम कह सकते हैं दोनों पार्टियों की। सबसे बड़ी बात यह कि सतीश पूनिया वापस आता हूं आपके पास में जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार जी कह रहे हैं आप कैसे डिस्ट्रिक्ट होता है
जी राजेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है सर, आ रही है जी। पहले उद्देश्य ये है कि हमने प्रत्याशी जयपुर शहर में, जोधपुर और जयपुर में कम प्रत्याशी उतारे हैं और जी हमारी पार्टी ने को भी समर्थन कितने प्रत्याशी उतारे हैं, क्यों उतारे हैं, इन बातों का महत्व अलग है जी। तो बीजेपी और कांग्रेस को ये नसीहत देना चाहूंगा कि बारंबार पिछले 3 दशकों से जयपुर में बोर्ड बनते रहे, निगम में इनके महापौर बनते रहे, काम को उन्होंने ठीक है, सारा जयपुर शहर में जगह जगह सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, तो इसमें ये तो अभी भी कोई बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 2 महापौर क्यों बना रहे हैं, वार्डों का क्यों किया, बातों के ऊपर बात तो आप भी बने बीजेपी और कांग्रेस, हम तो कैंडिडेट ही उतारे तो वोट तो हमारा। राजेश जी आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास में वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा जी। आप होंगे अगर पंकज जी यहाँ के साथ फैन है, फैन की आवाज आ रही है, फैन चल रहा है उनके ऊपर ही। जी पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, आप भी उसी के तहत काफी आपकी पार्टी एक लंबा अरसा हो गया है। यहाँ एक सवाल उठता है कि चुनाव में टिकट आप लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से हर कैंडिडेट को, हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अवसर कम होते हैं लेकिन आवेदक ज्यादा होते हैं, सभी जगह हाल। लेकिन बाड़ेबंदी वाले जो बात है, बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, तो क्या मतलब पिछली बार जब विष्णु लाटा जी ने अचानक सारे सिस्टम को बदला बीजेपी के, वो एक वजह रही कि ये रणनीति का हिस्सा था कि हाँ सबको ले जाना है, कहीं पे एकत्रित करना है? नहीं देखिए योगेंद्र जी, ये विष्णु लाटा जी वाली बात नहीं है। यदि आप देखें तो 2004 का जो चुनाव था वो मैंने पहला चुनाव लड़ा, और 2004 से मुझे, जब तक मैं बता रहा हूँ, 2004 से लेकर के अब तक की रणनीति, जितने भी निगम चुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को जो है एक साथ रखा जाए, एक साथ जो है उनको जो है जितना टाइम मिलता है उसमें पार्टी की रीति नीति, चुनाव है क्योंकि चुनाव एक रण है, इसमें कई बार ऐसी चीजें भी आती हैं कि जिस तरीके से आपने जो बात कही कि आज सबको पता होता है कि घर के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति चोर नहीं है, घर के अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति चोर नहीं होता, कोई भी नहीं होता, लेकिन हम अपनी चीजों को संभाल के रखना, सुव्यवस्थित रखना, उन चीजों को जो है लॉक इन में रखना, जो चीजें हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगातार, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो मेरे ख्याल में जो कांग्रेस पार्टी का, यदि मैं अपनी पार्टी करेंगे, आप कल विष्णु लाटा जी का आपको याद है, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि 2008 में जब माननीय सीपी जोशी जी जब जो है अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन गई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और जब मेयर का चुनाव हुआ था जिसमें मैं कैंडिडेट था, और चुनाव की जो लोकसभा के चुनाव थे उनकी आचार संहिता लग चुकी थी, तो आप देखिए कि स्थिति, अरे आ रहा हूं मैं, सब मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी रणनीति में नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूं जो ये चीजें थी उसमें हालत ये बनी कि दोनों कैंडिडेट को जो है विड्रॉ करने पड़े। सर मैं आ रहा हूं, करना पड़ा। अब वो क्या बात रही क्या नहीं रही वो पार्टी के संगठनात्मक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज है उसको उसकी हर एक चीज में ऐसी स्थितियां ना बने जिससे जो है परेशानी खड़ी हो, और टाइम होगा, इन टाइम के बड़ी जैसे 2004 में बता रहा हूँ, 2004 में सुन के आया तो पहली बार मिला करके आप ये कहना चाह रहे हैं रणनीति का हिस्सा है, पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, आप प्रशिक्षण के नाम पर बाहर लेकर के जा रहे हैं। हर पार्टी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी की अपनी एक वो प्रशिक्षण होटल में लेके जाते हैं कि पार्टी कार्यालय में रखते हैं या बिना उसी के काम चलाते हैं, हर पार्टी का अपनी एक रणनीति है। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कांग्रेस की
रिजल्ट से पहले का कुछ प्लान नहीं किया कि रिजल्ट से पहले सबको इकट्ठा किया जाए, या फिर रिजल्ट का इंतजार करेंगे, या फिर जो जीता वो हमारा? बात करने हमारे जो उम्मीदवार जीतने वाले हैं उनके ऊपर हमें कोई शंका नहीं है, वो हमारे टिकट पे जीते हैं और कुछ हमारे समर्थित निर्दलीय भी जीते, वो भी हमारे पास रहेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अब आप देखिए कि हमारी पार्टी कभी लोगों को इकट्ठा करे तो वो डर है, वो डर के मारे कर रही है, और भाजपा करे तो वो उसकी रणनीति का हिस्सा है, बहुत बड़ी मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का हिस्सा है, और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपके अभी थोड़ी देर पहले कि इनकी एक उम्मीदवार कह रही थी कि हम तो थक गए हैं चुनाव लड़के, इसलिए पिकनिक मनाने आए। अब इनके नेताओं की बात सही माने कि पार्षदों की बात सही माने, पिकनिक मना रहे हैं, ये कह रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं। किस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो जीतेगा उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और या फिर लोगों को टिकट क्यों दिया जिनको ट्रेनिंग की? कभी कभी विक्रम जी सरकार बचाने के लिए भी बाड़ेबंदी की आवश्यकता हो जाती है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने किया है अस्तबल की होती है, वो बाड़ेबंदी की नहीं होती है, अस्तबल की होती है। मैं भाजपा के शब्दों के जाल को कोई समझ नहीं पाता है, वो खुद आपने कहा था, आपने कहा था, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था हॉर्स ट्रेडिंग, हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, आपके मुख्यमंत्री ने कहा अस्तबल, आपके मुख्यमंत्री ने कहा जो है कि जो है ये, आप छोड़िए इस चीज को। मुख्यमंत्री राजस्थान के नेता इनकी पार्टी के, हाँ मैंने कहा था, उन्होंने कहा था अस्तबल है, हाउस ट्रेडिंग हो रही है, तो हाउस ट्रेडिंग क्या होती है? आप शांत रहिए, आप सुनिए ना, आप करें ट्रेनिंग, हम मान लेते ट्रेनिंग करें, लेकिन आप दूसरा जो करे तो फिर उसकी वो रणनीति कैसा, वो तो अनैतिक काम। थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे रामलाल जी आपके माननीय प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी पार्टी के लोगों के लिए, आप इस तरह के चयनित लोगों के लिए, चुने हुए नुमाइंदों के लिए आप नहीं करें, ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपनी जिस तरीके के यूज किए थे शब्दों को नहीं करें, उम्मीदवार जीतेंगे, हमें भरोसा है। हम 6 की जगह 6 की 6 निगमों में हम हमारे चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, महापौर बनाने जा रहे हैं। आपको मैं कह देता हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। राजेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं, आप राजेश मांडिया जी आपके पास आना चाह रहा हूं, एक बार मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या पार्टी की रणनीति क्या रहेगी रिजल्ट आने के बाद में? कुछ सोचा है आप लोगों ने? राजेश मांडिया जी, राजेश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा रोचक मुकाबला बना दिया है। वैसे तो हर चुनाव भी बड़ा रोचक होता है, वो चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, प्रधान जिला मेयर, किसी का भी हो, और होना भी चाहिए, यही तो लोकतंत्र का उत्सव होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे, अगर वोटिंग परसेंटेज पे अगर गौर फरमाएं तो अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो क्या माना जाए इसे? हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि हमारे पक्ष में है, इसका कोई असर पड़ता है? देखिए योगेंद्र जी, केवल अब ये अंदाजा लगाने की बात है। कल भाजपा के लोग कहेंगे कि अच्छा ये वोटिंग हुआ है, हमें लाभ मिलेगा, कांग्रेस वाले कहेंगे उनको लाभ मिलेगा। अब नतीजा आने में कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि असंतुष्ट गतिविधियां देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों में हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक सीट तो ऐसी जहां इनको एक इंडिपेंडेंट को समर्थन करना पड़ा, पहले उसको टिकट देना चाहते थे, अजय यादव का इनके मामला है। तो असंतोष होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस असंतोष को किस प्रकार से ये संतोष में बदलते हैं, ये इनकी कुशल क्षमता में आता है। उमेंद्र जी वापस आ रहा हूं, ये राजेश मांडिया जी जुड़ गए हमारे साथ। एक बार मैं राजेश मांडिया जी के पास जाना चाहूंगा, वापस लूं। राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी राजेश जी, ये बताइए कि पार्टी ने कोई रणनीति तय की है? जोधपुर और जयपुर में आपने कैंडिडेट उतारे थे, जीतने के बाद में किसके साथ जाएंगे, किसके क्या रोल हो सकता है आरएलपी का, कुछ ऐसा प्लान किया है? ये ऐसी रणनीति बीजेपी और कांग्रेस को बनानी है जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को खरीदते हैं। हमारे को ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है जी। हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का बहुत महत्व होता है। लेकिन आप लोग एनडीए के घटक दल भी हैं,
तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है आप लोगों की बीजेपी को, तो उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसी कोई हमारी रणनीति नहीं है। हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हमारा गठबंधन है। मोदी जी ने बहुत शानदार जानदार काम किए इस देश की जनता के लिए, तो हम उनके साथ गठबंधन में है, ना कि हम राजस्थान की बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो हमारा अभी ऐसी कोई प्लानिंग है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे जो 10 से 11 प्रत्याशी हमने जयपुर नगर निगम से उतारे, उम्मीद है लगभग उनमें से जीत करके आएंगे, और इस जयपुर नगर निगम में विपक्ष की भूमिका के अंदर हम मजबूती से लोगों के मुद्दे उठाएंगे। सड़क, पानी, बिजली के जो काम अधूरे बचे हुए हैं, इनको करने के लिए मजबूर करेंगे। जी चलिए, वापस आऊंगा आपके पास में। हाँ उमेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगा। जी मैं यहाँ कह रहा था, कितना महत्व रह पाता है। देखिए योगी जी, मैं अपनी बात को बीच में अधूरी छोड़ दी थी। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि असंतोष सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में सामने आया। गिरधर लाल भार्गव जो 6 बार सांसद बने, उनके बेटे को इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा। ऐसी कई स्थिति, यानी कुल मिला के ये देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये मान लिया था कि हम जीतेंगे। जहां जीतने की संभावना होती है वहां असंतोष ज्यादा होता है। मैं एक बात मान सकता हूँ पंकज जी को खुश करने के लिए, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा पंकज जी इन्होंने, हाँ क्योंकि पंकज जी थोड़ा खुश हो जाएंगे इसलिए क्योंकि काफी समय से मुस्कुरा नहीं रहे, बहुत सीरियस होकर बैठे हुए, इसलिए इनको खुश। सर आप इंडिपेंडेंट विश्लेषक हैं, आप आज के मुंह से सच सुनना था। मुझे आपको भी खुश करेंगे, चिंता मत करेंगे। मुझे इनकी गंभीरता देखनी जा रही है, ख्याल भी रहता है उनको, सबके हंसी का ख्याल भी रहता है, और हंसाना भी चाहिए, बहुत जरूरी है जी। इसलिए इनको इतना गंभीर नहीं देख सकता मैं, इसलिए मैंने इनकी बात कही है पक्षी में। अब मैं यही कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि कल नतीजे आ जाएंगे। नतीजों के बाद में इन चुनाव में दल बदल विधेयक लागू नहीं होता है, दल बदल कानून नहीं लागू होता है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये जितने पार्षद आएंगे इन पे हम विश्वास कर सकें, या चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। कभी कभी जो व्यक्ति चुनाव जीत के आता है, किसी प्रकार से टिकट लेके आता है या किस जोड़तोड़ से टिकट लेके आता है, उसके मन में कई प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है। इसलिए इनको बाड़ाबंदी, अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण शिविर, इस प्रकार के कई आयोजन प्रयोजन करने पड़ते हैं। कांग्रेस को भी सही समय पे इस प्रकार की व्यवस्था लागू करनी ही पड़ेगी। भले ही अभी ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इनके पार्षद आएंगे ये प्रक्रिया होना होगी, कोई खास बात नहीं है इसमें। हमें उमेंद्र जी आप बने रहिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं 3 शहरों के 6 निगम का चुनाव परिणाम बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, और परिणाम क्या होगा, कौन वो चेहरे होंगे जो उस बोर्ड की महत्व बढ़ाएंगे, और सौभाग्यशाली भी कहूंगा मैं उनको, जो जीत के जाता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो जीतता है वही, मैं उसे सिकंदर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी लोकप्रियता को मानना होगा। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज कोरोना काल में भी अगर इतना होता है तो मैं मानता हूं कि उत्साहित था वोटर। वो बात एक अलग है कि 100% होनी चाहिए, खूब अच्छी पोलिंग होनी चाहिए, 90 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो डर के बीच लोगों ने वोट डाला, हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन ये जो डर के बीच वोट डाला, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उत्साह को मैं खारिज नहीं कर रहा, तो इसका क्या मैसेज हो सकता है? हर पार्टी अपना दावा कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में है, कांग्रेस कह रही है हमारे पक्ष में है। इसमें योगेंद्र जी मैं कह सकता हूं कि जो परकोटा क्षेत्र है वहां कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है जी, लेकिन परकोटे के बाहर के क्षेत्र में मैं ये नहीं कह सकता कांग्रेस को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां सभी वर्ग, सभी समाज, सभी प्रकार के लोग हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा तो कहीं कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि दोनों ही बोर्ड में किसी एक यानी उसका किसी को एक को लाभ मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए इसके अलावा वार्ड इतने अधिक हो गए, छोटे छोटे वार्ड हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी को लाभ मिलेगा, क्योंकि छितराए हुए मतदाता हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से जिस प्रत्याशी ने अपने पक्ष में साधन संसाधन या किसी प्रकार से अधिक वोट डलवा लिए होंगे वो लाभ की स्थिति में रहेगा।
यानी कई वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें 2500 वोट जिसने ले लिए होंगे वो जीतने की स्थिति में होगा, और उसने अधिक किस प्रकार से डलवाए, कैसे किया, ये उसकी एक आंतरिक व्यवस्था है। यानी अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसका एक पार्टी विशेष को लाभ मिलेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल। पंकज जी, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या कहा जाए इसे, कि आपकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज हमारे पक्ष में है, तीनों शहरों की बात की जा रही है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मैं कहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज कम होना निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, पहली बात। और खास करके तब जब वार्ड इतने छोटे हो जाएं। अब आप देखिए कि 6500 6600 का वार्ड, और जिसमें वोटिंग परसेंटेज यदि 50 या 45% रह जाता है, तो केवल जो है एक जयपुर के 2500 लोग जो है, आप बताइए कि उस वार्ड का जो है भविष्य तय कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अब जो है इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैं बहुत निष्पक्ष रूप से कहता हूं आपको कि ये जो बेसिकली ये ना कि वोटिंग कब की कितने कितने पार्षद है कितने नहीं है, लेकिन एक 2500 जो 2500 मतदाता पे एक वार्ड बना दिया तो है व्यक्तियों पर वोटिंग परसेंटेज कम रहना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं वापस आऊंगा पंकज जी आपके पास में, कोई नेटवर्क इश्यू है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, अभी जो दिखाई दे रहा है उस लिहाज से तो अभी बता रहे हैं उमेंद्र जी की वॉल सिटी में, यानी कि जयपुर की अगर बात कर लेते हैं तो बेनिफिट मिल सकता है कांग्रेस को हेरिटेज में, लेकिन बाहर बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो जोधपुर निश्चित रूप से एक प्रेस्टीज इश्यू है कांग्रेस के लिए। वहां तो वोटिंग परसेंटेज कोटा में देखिए, कोटा में ज्यादा उत्साह देखा जा सकता है, जयपुर सबसे कम रहा। जोधपुर में चलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा ठीक कह सकते हैं जयपुर से। तो कुछ दावा है इससे? देखिए, बात जयपुर राजधानी है सर, और यहाँ पढ़ा लिखा तबका ज्यादा है। कोविड की एक थोड़ा सा एक माहौल तो था, उसकी वजह से हल्का सा एक असर है जो देखने को मिल रहा है। हालांकि स्थानीय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा होती है। इस बार थोड़ा सा लोगों में एक अनजाना सा भय था, या फिर बुजुर्ग लोगों को, या हल्का सा भी किसी घर में कोई अगर हल्का बीमार है तो भी उन लोगों को उन्होंने घर वालों ने अलाउ नहीं किया कि वो वोट डाल सके। इसलिए ये थोड़ा असर है कोरोना की वजह से ही है। बाकी लोगों में उत्साह था, और कम वोटिंग परसेंटेज होना हमेशा ही लोकतंत्र के लिए हमेशा चिंता का विषय है, और हमेशा चिंता का विषय रहना चाहिए। डेमोक्रेसी की सफलता अधिक से अधिक वोट डालने में ही है, चाहे वो किसी की सरकार आए, कोई पार्टी जीते, लेकिन लोकतंत्र तभी जीतता है जब इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। इस बार कोरोना का जरूर असर है, कोई माने या नहीं माने, मैं मानता हूं। मैंने बहुत नजदीक से देखा इस चुनाव को, हिस्सा भी लिया है, तो मुझे पता है ये चीज। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आपको मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के आधार पर और हमारे किए हुए कामों के आधार पर और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। वहां कोटा में धारीवाल साहब तो के शहरी विकास मंत्री स्वयं है, उन्होंने जबरदस्त वहां विकास किया है, उसका निगमों में लाभ मिलेगा। रही बात जोधपुर की, जोधपुर की तस्वीर को मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन से पिछले 40 साल से उन्होंने जोधपुर की तस्वीर बदली है। जोधपुर आज एक बहुत ही विकसित स्थिति के रूप में विकास हुआ है, और वैभव जी ने वहां उस चुनाव को बहुत नजदीक से उन्होंने मैनेज किया है, देखा है, और उन्होंने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं। नो डाउट आप देखिएगा कि सभी 6 की 6 सीटें हम जीतने वाले हैं। मैं विकास के उस दावे के अनुसार आपको कहता हूं, और जोधपुर निश्चित रूप से किसी भी कोई शंका है ही नहीं। जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने इतना डाउट कहां पे आपको, डाउट कहां पे है? बार पे वोट मांगे मुझे, छह की 6 महापौर आएंगी और सीटें हम जीत रहे हैं, कहीं भी डाउट नहीं है मुझे। सीटों में बताएंगे पंकज जी, तो ज्यादा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट की जानकारी दे चुके हैं पहले चरण के तुरंत। हाँ, जनता को भी चाहिए, इसलिए जनता सरकार का साथ देने जा रही है, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं जी। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद कि 6 की 6 महापौर कांग्रेस के खाते में जाएंगे, और साफ संकेत। ये मैं एक बात जानना चाहूंगा कि के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बीजेपी काबिल है भी, तो कुछ दावा हम कर सकते हैं यहाँ पे?
आपके आप से खाते में जाने? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मैं दो चीजें बता दूं आपको। पहली बात, आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ये किया। मुख्यमंत्री जी की यात्राएं जब जो इनके विधायक थे तब होटलों में थे, तो मैं कह रहा हूं कि सीएमआर से लेकर के और फेयरमाउंट तक के जो है सफर, यदि आप गाड़ी की लॉग बुक देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक दिन में 3 बार जाना। सुन जाइए, अरे मैं आ रहा हूं सर, अरे मैं आ रहा हूं। और उसके बाद जैसलमेर में रहे तो सुन जाइए, 2 मिनट सुन जाइए। अब जैसलमेर में गए तो उनकी जो है चार्टर प्लेन्स की जो है आप देख लीजिए क्या पोजीशन थी। लेकिन जब चुनाव होते हैं जोधपुर में, विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, सुन जाइए, विक्रम सिंह जी आपके पास बोलिए पंकज जी बोलिए। जोधपुर में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के जिस दिन टिकट बंटना शुरू हुए उससे लेकर के जो है चुनाव की जो है पोलिंग होने तक, वोट डालने में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए वहां पर। बहुत साफ सा है कि वहां नहीं गए और एक बार भी नहीं गए। उसके बाद उन्होंने वो कमान जो है वैभव जी को हाथ में दे दी, और वैभव जी जो है टिकट बंटने के जिस दिन बटे, वो जयपुर से बटे, टिकट बंटने के एक दिन पहले जो है वो वहां से आ गए। और उसके बाद जिस दिन पहले चरण का चुनाव था उसके एक दिन पहले गए, उसके बीच में नहीं गए। जो मेरी जो है जानकारी में है वो जानकारी को दुरुस्त बता दें कि भाई ये चीज यहां गए थे, क्योंकि ये सारे के सारे पेपरों में छपा और वहां की जो पेपर थे लोकल में उनमें ज्यादा तरीके से छपा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि भाई उनकी साख तो बात ठीक सी है कि ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई खोने के लिए और पाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी थी तब हमारे पास 2 सीटें थी। हमारे पास खोने और पाने का हम चिंता नहीं करते कि हम क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। लोकतंत्र में जिन मुद्दों को लेकर के चले, जिन सिद्धांतों को लेकर के चले, उन सिद्धांतों की पालना हम लोग लगातार करते रहे। इसी कारण से आपने कहा कि जयपुर का यदि आप देखें तो मेयर जो है जरूर 2 बार परिवर्तन हुआ, लेकिन बोर्ड लगातार जो है 26 सालों से लगातार बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चीजों पर जो है चुनाव लड़ रही है। पंकज जी वापस आ रहा हूं, उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, एक बात आती है यहाँ पे जो सब जगह, चाहे वो कोटा में हो, चाहे जोधपुर में हो या फिर जयपुर में हो, विकास की कड़ी की बात चुनाव कड़ी से कड़ी जोड़ने की विजन डॉक्यूमेंट पेश किया बीजेपी की ओर से, तो भी कड़ी की बात आई, या संकल्प की बात की गई कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र, तो विकास की कड़ी की बात की गई। यहां मैं एक बात जानना चाहूंगा कि विकास की कड़ी किसकी, केंद्र और सीधे वार्ड का संपर्क बनाना चाह रहे हैं या फिर राज्य सरकार और वार्ड का संपर्क बनाना चाह रहे हैं? किस कड़ी पर भरोसा किया होगा मतदाता ने? देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव का सीधा जो कॉन्टेक्ट होता है, संबंध होता है, राज्य सरकार के साथ में होता है जी। इसमें हम कहें कि साहब मोदी जी की सरकार का ये नगर पालिका से कोई मतलब नहीं है, निगम से कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार से इनके लेन देन, इनके कामकाज होते हैं, स्वायत्त शासन मंत्री से इनका काम पड़ेगा। अब हम ये कहें कि साहब यदि चुनाव में किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो हम ये कहें कि साहब मोदी जी चुनाव हार गए, वो वाली कोई बात नहीं आती इसमें, क्योंकि इसमें मोदी फैक्ट्री या बीजेपी का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं होता। ये राज्य सरकार के कामकाज पे संबंधित होता है और पार्षदों को, महापौर को सीधा काम होगा राज्य सरकार से, उनका सीधा इमीडिएट बॉस होगी राज्य सरकार। इसलिए नाली है, सड़क है, विकास है, जो भी काम है राज्य से होंगे। इसके अलावा कुछ योजना ऐसी होती है जो केंद्र की भी होती है। अब बात आती है विकास के साथ चले, तो ये तो केंद्र बीजेपी ने भी कहा कि हम विकास के साथ में चलेंगे। हर सरकार चाहे किसी भी पार्टी को बात विकास की कहेगी और विकास का ही मुद्दा बना के चलेगी। कोई ये नहीं कहेगा कि साहब हम विकासशील नहीं है। कॉमन ही होते हैं एजेंडे सर, कॉमन ही होते हैं एजेंडे, कॉमन बदलता है, चेहरे बदल जाते हैं बस जी। अब मुख्य बात यह है कि जयपुर की जनता को 2 महापौर मिलने के बाद में टूटी हुई सड़कों से कितनी निजात मिलेगी, गलियों में जो लाइटें बंद है उनसे कितनी निजात मिलेगी, सड़कों पे जो गाय घूम रही है, सांड घूम रहे हैं, इनसे कितनी निजात मिलेगी, आवारा कुत्तों से कितनी निजात मिलेगी, ये सब देखने का आगे के समय में इसमें चर्चा होगी और ये एक मूल विषय है। देखिए, पार्षद से सीधा काम आदमी को पड़ता है कि साहब उसके जो कोई पहचान पत्र है कुछ भी उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, साइन करने के लिए, ये सीधा काम होता है। अब बात यहां पे सीधी सी आ गई कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी का विधायक है वहां उनकी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, उन्होंने इस चुनाव को इस प्रकार से लड़ रहे हैं जैसे वही आगे चुनाव लड़ेंगे या उन्हीं का टिकट तय हो गया या उन्हीं की दावेदारी अभी से मान ली गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सामने भी ये जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस आएगा। यदि मानिए उनके इलाके में सीटें कम आती है तो उनको भी आगे टिकट के लिए मशक्कत। आपने परफॉर्मेंस की बात और प्रेस्टीज की बात कही है, जब परिणाम आ रहे होंगे अभी, उसके बाद में जब बात करेंगे हम ही लोग बैठ करके, तो अब एक बात कही जाएगी कि देखिए बहुत लोकलाइज चुनाव है, हर पार्टी का रटा रटाया बयान है ये कि बहुत ही लोकलाइज चुनाव है और इसमें मुख्यमंत्री की साख क्यों दांव पे है, केंद्रीय मंत्री की साख क्यों दांव पर है। ये तो प्रत्याशियों का लोकल चुनाव होता है और बहुत ही इस तरह का चुनाव होता है कि आपके व्यक्तिगत आपके संपर्क भी इसमें मायने रखते हैं, आपके परिवार। योगेंद्र जी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जयपुर की जनता ने कई महापौरों को विधायक बनाया है, कई महापौर को इन्होंने मंत्री और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। अशोक परनामी जी ने भी शुरुआत ये पार्षद से ही की थी, वो बीजेपी के अध्यक्ष बने। मैं तो आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, आप लोगों की नोटिस में होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी निकाय चुनाव से राजनीति शुरू की। ये एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि निकाय का अपना एक, ये तो भारत में है कि अभी महापौर और इनको वो राइट्स जो मिलने चाहिए माफ करिएगा संविधान के जो 74 अमेंडमेंट के बाद में जो दिए गए, अगर वो शक्तियां मिलती आज दुनिया में जाकर के देखिए मेयर कितना मायने रखते हैं। लेकिन मुख्य बात योगेंद्र जी यहाँ आती है, यहाँ ये भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी उप महापौर बने उनमें से अधिकांश को राजनीतिक में जितना महत्व मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। हमारे पंकज जी को देखो टिकट नहीं मिला विधानसभा का, मनीष पारिक को कई, यानी केवल महापौर बनने के बाद में, उप महापौर बनने के बाद में कईयों का तो ये हो गया कि राजनीतिक उनको विश्राम दे दिया। ठीक है, कई लोग अपनी कुशल क्षमता से, कार्य प्रणाली से पार्टी में। पंकज जी मेयर पंकज जी महापौर भी बन चुके हैं। नहीं, बात विधायक की हो रही है, जिनको मतलब जो महापौर उप महापौर बना उसको विधायक का टिकट नहीं मिला। बात यहां ही आती है, क्यों यदि पंकज जी सीधे सीधे महापौर बनते तो विधायक बन जाते। इनकी साथ कई बातें हो जाती, इसलिए महापौर बनना के लिए कई लोग लालायित तो है, उप महापौर बनने के लिए लालायित तो है, लेकिन उनको यह भी इतिहास याद में आता है कि भाई हमारे कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको उप महापौर बनने के बाद विधायक का टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं पार्षद बन के, अब अशोक लाहोटी पार्षद बने तो विधायक बन गए। तो कई चीजों में ऐसा झमेला सा रहता है इसमें इन चुनाव में सीधी सीधी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, कि जनता को सीधा सा काम पार्षद से होता है, जनता को सीधा काम अपने विधायक से होता है, और विधायक के यदि हम प्रतिनिधि के रूप में देखें तो पार्षद में देखेंगे। क्योंकि कई काम ऐसे हैं जिसमें विधायक से कोई मतलब नहीं है, पार्षद के पास जाएगा सीधा व्यक्ति। लाइट की समस्या है, पार्षद को पकड़ेगा, जानवर मर गया, पार्षद को पकड़ेगा, कोई भी समस्या हो इसलिए पार्षद को पकड़े। और पार्षद भी ऐसा होना चाहिए जो सहज हो, उससे आसानी से मिला जा सके, जो पकड़ में आए। इसमें दोनों बातें हैं, व्यक्तिगत महत्व दिया जाता है कि आपकी उस कॉलोनी में वहां के लोगों में कितना संपर्क है, पहले कितना काम किया है, या आपका पूर्व पार्षद जो है उसने कितना काम करके वहां के लोगों का दिल जीता है, ताकि उस पार्टी के सिंबल को अब बेनिफिट मिल सके। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, पूर्व पार्षद के कितने महत्व रह जाता है कि उसने काम किया नहीं किया। अगर सिंबल, अगर कैंडिडेट बदलता है तो, जैसे एमएलए के लिए कहा जाता है, सरकार के लिए कहा जाता है कि सरकार ने काम नहीं किया इस वजह से चला दिया, तो यहां पे पार्षद का महत्व होता है, या फिर उसकी व्यक्तिगत जो छवि है जिसको कैंडिडेट बनाया गया है दोबारा, वो उसका अपना एक एजेंडा जो है वो उसके साथ चलेगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि बहुत छोटा चुनाव होता है, इसमें जो व्यक्तिगत छवि होती है और पार्टी की छवि दोनों मिलाकर के जो है काम करती है। क्योंकि आप देखिए तो अभी जैसे ओमेंद्र जी कह रहे थे कि पंकज जी का, देखिए मैं बहुत बता दूं कि मेरे से बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में 2004 में थे, और मुझे जो है पहला चुनाव मैंने जो है पार्षद के रूप में लड़ा, और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है मुझे दी। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो चीज कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी देती है। और मैं कह रहा हूं कि पार्टी में कहीं वो चीज नहीं होती कि मैं किस चीज के लिए, और मैं आपको आज बता देता हूं कि शायद सबसे कम कीमत पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी मैं था, कि जो सबसे कम कीमत पर चुनाव लड़ करके पहुंच करके और मेयर तक रहा। तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो बात कही, तो बात जो पार्टी होती है उसकी नीतियां भी काम आती है, उसकी खुद की छवि भी काम आती है। और जहां तक कार्यकर्ता के बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो जहां तक आप सवाल देखेंगे तो बहुत ऐसे सीनियर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपना इस पार्टी को दे दिया, और वो अपने पद तक नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस पार्टी को इतना कुछ दिया कि आज पार्टी जो है एक वट वृक्ष के रूप में खड़ी हुई है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि पार्टी में तो, और आपने जो बात की छवि, और ये मैं फिर वापस वही आता हूं कि छवि आदमी की जो है, क्योंकि पार्षद का
सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुत छोटे छोटे काम, उसका मिलनसार, उसका किस जगह पे कितना है, वो चीज बहुत काम करती है। पिछला रिकॉर्ड रहा है। एक बात और कही जाती है कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, मतदाता सत्ता के साथ भी चलता है। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए आप, मैं बताता हूं आपको, लेकिन जयपुर को यदि आप देखें तो जयपुर में जो है, ये जो आपने बात कहा, ये सब सारी पार्टियां सोचती है। और खास करके मैं कह रहा हूं कि हमारी जो पार्टी थी, हमारे से जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने देखिए 2009 के अंदर एक प्रयोग करके देखा कि क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं आ सकते, लगातार जो है चुनाव वो हार रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक डायरेक्ट जो है मेयर का चुनाव करा के उन्होंने एक जो है इसका जो है परीक्षण किया, और आप देखिए उस परीक्षण में वो पास हो गए। लेकिन जैसे ही परीक्षण में पास हुए तो उसकी स्थितियां जो बनी है ना, वो इतनी खतरनाक बनी कि वो जो है खुद इस चीज पे जो है उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया। लेकिन उसके बाद सरकार चले गई, वापस जो है वही स्थितियां बनी कि पार्षद ही चुनेंगे। और चुनने के बाद आप देखें तो जब 2018 के चुनाव जब हो रहे थे, तो कांग्रेस का सब मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा यदि मुद्दा कोई था, पहला चेंज किया तो उन्होंने कहा कि हम जो है सीधा जो है मेयर का चुनाव कराएंगे, और सबसे पहला परिवर्तन योग्यता का मुद्दा भी उठाया गया। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है चुनाव जीतने में या चुनाव में पार्टी को बहुमत लाने में कहीं अड़ंगे रहेंगे, तो उन चीजों को जो है चेंज किया जाता है। और अभी भी यदि आप देखें तो मैं बहुत साफ सा कहना चाहूंगा कि जो ये कहते हैं कि साहब ये बहुत छोटे वार्ड होने से बहुत लोग मिलेंगे, ये मिलेंगे, मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आप जयपुर में मुझे कोई बताए कि बेसिकली कि किसी व्यक्ति को सहज मिलना या उसका काम नहीं होना क्या इतनी बड़ी चीज है कि वो आदमी कह सकता है? मैं कह रहा हूं जयपुर में कोई आदमी, देखिए आज एक सीधा सा चीज है कि आदमी सहज यदि उपलब्ध होता है तो वो पूरे जयपुर को भी हैंडल करता ही है ना, मेयर करता ही है, और मेयर के पास लोग मिलने आते ही हैं। मुझे बताइए कहां परेशानी होती है? और जी को लोग ढूंढते रहते हैं, आपके लोग नहीं लाहौटी जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको, लोग तो जो है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं सर, लोग तो जो है, मैं क्या कह रहा हूं, लोग तो जो है राहुल जी को भी ढूंढते फिरते हैं। यदि राहुल जी, देखिए, अरे सुनिए ना, देखिए राहुल जी सोनिया जी मिल लेते तो बिहार की सरकार नहीं जाती आपकी। राहुल जी और सोनिया जी मिल लेते ना नीतीश कुमार जी से, तो आज बिहार में ये पोजीशन नहीं होती कि आप जो है इतने बड़े दल के पीछे बैठ करके जो है आप मुख्यमंत्री जी से चल जा रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति मत कहिए, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने फिर कहा आपको, अरे शेखावत जी मैंने कहा ना आपको, अरे शेखावत जी से कंपेयर करके राहुल जी शेखावत जी की बात, आदमी मैं यही कह रहा हूं कि आदमी को ये प्रयोग जो है राजनीतिक पार्टियां करती है, और उन पार्टियों में करने का ये सिद्धांत है। हम क्या कर रहे हैं भैया? अरे भाई आपने देखा ना, अरे प्रणाली 26 साल में हमने कुछ चेंज किया क्या? मुझे बताइए, हमने 94 से 26 साल में कोई परिवर्तन किया कि इस मेथड में? आप मेयर के दिए 6 दिन का चुनाव, देखिए योगेंद्र जी, मैं मेयर के दिए 6 दिन का टाइम, क्या जनता जानती नहीं 6 दिन में क्या होगा? एक व्यक्ति जानता है कि एक दिन का खर्चा क्या है, ये जनता जानती है एक दिन की हालत क्या होगी, एक दिन में जो है पार्टियां क्या करेगी, और किस तरीके से जो है बाहुबल का उपयोग होगा, क्या ये जानती नहीं जनता? आपके एक लक्षणों को जो पार्टी समझती है और जनता समझती है कि आपने 6 दिन का जो टाइम लेकर के खुली छूट दे दी आपने, ये गलत है। ये आप करें तो सही है। हमने कौन सा किया बताइए, कब किया ये बताइए, कौन सा गलत हमने? नहीं 6 दिन में कब किया आपने? कौन सा गलत? विक्रम सिंह जी, पार्टी की बात करते हैं, देखिए बहुत टाइम होता है, नहीं रखता। विक्रम सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, ये कोई मायने नहीं रखता। खैर, विरोध बीजेपी ने पहले भी दर्ज कराया कि जैसे ही पहले प्रोसीजर अपनाया जा रहा था कि आपके रिजल्ट आए, अगले दिन व्यवस्था करके और अपने मेयर का चुनाव के लिए नामांकन करवाइए, जो प्रोसीजर था। खैर, लेकिन अब हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, सरकार का अपना तर्क है कि हम इस तरह से चाह रहे हैं। लेकिन अभी धारीवाल जी की एक बात को मैं गौर करना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड सिस्टम वो अभी भी है, तो कांग्रेस उस संभावनाओं को तलाश रही है। अगर कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलता है कि हाँ जो मेयर बन सके, तो उस सिस्टम पे चले जाएंगे। देखिए, संभावना अगर सिस्टम है तो संभावना जरूर है, मैं संभावना को नकार नहीं रहा, और धारीवाल साहब ने स्वयं स्वीकार किया, और जब फार्मूला बनाई है हाइब्रिड सिस्टम का, तो सर पॉसिबिलिटी खुली है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, और शंका करनी भी नहीं चाहिए किसी भी फार्मूले से। अब कई विष्णु लाटाओं की तलाश होगी सर, ये समय बताएगा। हमें हो सकता ना जरूरत पड़े, हो सकता है क्या इसी बात की ज्यादा संभावना है सर,
सारे के सारे जो 6 महापौर हैं वो हम जीत रहे हैं। हो सकता है किसी विष्णु लाटा जी की जरूरत ना पड़े हमें, और हम भी कोशिश भी यही करेंगे, लेकिन हाइब्रिड फार्मूला जब बना है और सिस्टम में है तो उसका एक महत्व बना रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उसको नकारता नहीं। जी चले ऐसी संभावनाओं का इंतजार है हमें। एक विकास की कड़ी की बात कर रहे हैं आप सब लोग कि विकास की कड़ी राज्य, तो इसका कुछ बेनिफिट जो अब तक मिलता रहा है, जैसे कि तीनों शहरों में वसुंधरा जी के टाइम पे भाजपा का भी हुई, लोगों का ये कहना था कि राज्य सरकार से विकास करवाना है तो पार्षद को भी उसी तरह से जिताना होगा। कांग्रेस को कुछ भरोसा है इस टाइप का, क्योंकि फीडबैक तो मिला ही होगा। क्यों नहीं है भरोसा, और भरोसा होना भी चाहिए, और जनता को भी भरोसा होता है। लेकिन केंद्र हमारे का भरोसा भाजपा को है, केंद्र की नीतियों का भरोसा है भाजपा को कि केंद्र ने जो काम किया। भाजपा एक ही चुनाव लड़ती है, चाहे पंचायत का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, संसद का हो, लेकिन हम जो है राज्य सरकार के कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि अगले 3.25 साल तक हमारी सरकार है। विक्रम जी, इसमें विक्रम जी यदि हम सरकार कार्यों को काम कर सके, और इस बात का जनता को। उमेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ उमेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। उमेंद्र जी आप रहती है और जनता पाती है कि सत्ताधारी दल का जो पार्षद है या महापौर बनेगा तो हमारा विकास अच्छे से होगा, हमारी बात सुनी जाएगी और तुरंत सुनी जाएगी और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जी उमेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं एक बार। हमें तीनों शहरों की जो है 6 निगमों में हमें इस बात का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, मैं पूर्णतः विश्वास करता हूं। जी चलो परिणाम देखेंगे। उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कड़ियों की बात भी की हमने और मैनिफेस्टो जो जारी किए दोनों ने, अपने अपने संकल्प पत्र का विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन पब्लिक से हमने पूछा, किसी को पता नहीं था कि हाँ क्या दावे किसने किए। रोचक बात तो ये रही इसी इलेक्शन कैंपेन में, जो ग्राउंड रियलिटी है कि कैंडिडेट्स को ही पता नहीं था कि मेरी पार्टी ने अनाउंसमेंट क्या किए हैं। सड़क, बिजली, पानी ये तो सबको कहते हैं, लेकिन उसके बूते की बात नहीं है। सड़क बनवा सकते हो आप, नालियां आप सही करवा सकते हो, आप सफाई की व्यवस्था कर सकते हो, ये कॉमन बातें हैं। ये कोई भी पार्षद या जो कैंडिडेट है उससे पूछ लो, बस एक ही बात बोलेंगे। लेकिन पार्टी ने विजन क्या दिखाया है, संकल्प क्या लिया, ये कोई पता नहीं था। बहुत सारे पार्षदों से बात हुई हमारी, जो चुनाव माफ करेगा कैंडिडेट से, तो क्या डिले माने इसे कि पार्टियां बहुत विलंब से चेत पाई कि हाँ बिल्कुल हमें डॉक्यूमेंट भी जारी करने चाहिए या संकल्प पत्र भी जारी करना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिस प्रकार से चुनावी प्रबंधन होना चाहिए था, जिस प्रकार से जनता के सामने अपना विजन रखना चाहिए था, वो दोनों ही पार्टियों ने नहीं रखे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता दोनों की समस्या अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि चुनाव होंगे तो आएगी कि खेती की बिजली मिलनी चाहिए, पानी का होना चाहिए, कई अलग अलग प्रकार की समस्या है। शहरी मतदाता की समस्या अलग है। इसलिए यहां यदि हम ये कहें कि सरकार का प्रभाव हानि लाभ कुछ मिलेगा, ये इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए शहर के मतदाता एक राजनीतिक सोच विचार के व्यक्ति होते हैं और ग्रामीण मतदाता एक विकास या अन्य मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा उमेंद्र जी, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा सभी तमाम अतिथियों को। तो चलिए ये देखने वाली बात होगी कि रोचक मुकाबले के बीच जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो कौन कौन निकल करके आते हैं, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है आपके और उनके परिणाम के बीच। तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें 12 घंटे बचे। हाँ, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मेरा पार्षद कौन होगा, जिसको मैंने वोट डाला वो मेरा वोट। गांव में अक्सर कहा करते हैं, शहरों में भी कहते हैं कि मेरा वोट कहीं गड्ढे में तो नहीं चला गया, ये जनरली कहते हैं। तो देखिए अब ये जनता को भी इंतजार है, पार्टियों को भी इंतजार है, कैंडिडेट को भी इंतजार है कि वोट गड्ढे में गया या फिर बाहर निकल करके आया। लेकिन लोकतंत्र एंजॉय करिए, और यही लोकतंत्र की खूबी है, सबको चांस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बार जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।